एवरीवन, हम देख रहे हैं उप सहसंयोजी रसायन। आज इस अध्याय का तीसरा भाग हम लोग देखेंगे, उप सहसंयोजी यौगिकों में समावयवता। इसके पहले हम लोगों ने दो भाग देखा है, तो आज का टॉपिक है हमारा उप सहसंयोजी यौगिकों में समावयवता। हम लोगों ने 11th क्लास में समावयवता पढ़ा है। कार्बनिक रसायन में दो प्रकार की समावयवता हम लोगों ने देखा, संरचनात्मक समावयवता और प्रकाशिक समावयवता। तो यहां पर जो उप सहसंयोजी यौगिकों में हम संरचनात्मक समावयवता देखेंगे, वो कार्बनिक रसायन की संरचनात्मक समावयवता से थोड़ी अलग होगी। और जो त्रिविम समावयवता है उसमें हम लोगों ने कार्बनिक में पढ़ा था ज्यामितीय समावयवता और प्रकाशिक समावयवता, वो एज इट इज रहेगा। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं संरचनात्मक समावयवता। तो उप सहसंयोजी यौगिकों में संरचनात्मक समावयवता हम चार प्रकार के पढ़ेंगे। हमारे सिलेबस में चार प्रकार की समावयवता है: आयनन समावयवता, हाइड्रेट समावयवता, बंध या लिंकेज समावयवता और उप सहसंयोजी समावयवता। तो सबसे पहले हम देखेंगे आयनन समावयवता। देखिए, आयनन जो समावयवी होते हैं, इस प्रकार के समावयवी जलीय विलयन में भिन्न भिन्न आयन देते हैं। अणुसूत्र समान होते हैं, इनकी रस समीकरण मिति बिल्कुल समान होती है, लेकिन जलीय विलयन में हमको भिन्न भिन्न आयन प्राप्त होते हैं। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। कोबाल्ट का एक संकुल है, कोबाल्ट +3 ऑक्सीकरण अवस्था में इसकी उप सहसंयोजन संख्या 6 होती है, 6। तो 5 उप सहसंयोजन संख्या NH3 समूह से संतुष्ट है और एक Br से संतुष्ट है। तो इस प्रकार जो संकुल आयन बनेगा उस पर +2 आवेश आ जाएगा, और इसको संतुष्ट करने के लिए -2 आवेश चाहिए जो सल्फेट के द्वारा संतुष्ट हो सकता है। तो एक संकुल यहां पे बना। अब इसको जब हम जल में विलय करेंगे तो जो धनायन मिलेगा वो CO NH3 और उस पर +2 आवेश रहेगा, और जो एनायन मिलेगा वो सल्फेट आयन मिलेगा -2 आवेश वाला। अब इसका जो समावयवी है, इसमें कोबाल्ट की जो 6 उप सहसंयोजन संख्या है, वो 5 उप सहसंयोजन संख्या NH3 समूह से संतुष्ट होगी और एक सल्फेट से संतुष्ट होगी, SO4 से संतुष्ट होगी, जिसको हम लिगेंड के रूप में सल्फेटो कहते हैं। तो इस प्रकार यहां जो संकुल आयन बना है उस पर आवेश आ जाएगा +1, और इसको संतुष्ट करने के लिए जो -1 चाहिए तो वो ब्रोमाइड आयन से संतुष्ट होगा। अब इस संकुल को अगर हम जल में विलय करेंगे तो जो केटायन हमको प्राप्त होगा CO NH3 SO4, और आवेश उस पर रहेगा प्लस, और एनायन के रूप में हमको प्राप्त होगा ब्रोमाइड आयन Br- आयन प्राप्त होगा। तो हम देख रहे हैं कि दोनों यौगिकों की रस समीकरण मिति बिल्कुल एक जैसी है, लेकिन जलीय विलयन में जो हमको आयन प्राप्त हो रहे हैं वो भिन्न भिन्न आयन प्राप्त हो रहे हैं। दूसरे प्रकार की जो समावयवता है वह है हाइड्रेट समावयवता। अब हाइड्रेट का तात्पर्य जल के अणुओं से है। यदि जल के अणु उप सहसंयोजी मंडल के भीतर और बाहर भिन्न भिन्न प्रकार से व्यवस्थित हो, तो जो समावयवता उत्पन्न होती है उसको हम कहते हैं हाइड्रेट समावयवता। इसको भी एक उदाहरण से समझते हैं। अब यहां पर फिर से हम कोबाल्ट का एक संकुल लेते हैं। कोबाल्ट की उप सहसंयोजन संख्या 6 है। 5 उप सहसंयोजन संख्या जल के अणुओं से संतुष्ट है उप सहसंयोजी बंध बनाकर, और एक उप सहसंयोजन संख्या Cl क्लोरीन से संतुष्ट है। और इस प्रकार जो संकुल बनेगा उसके ऊपर +2 आवेश आएगा, और +2 को संतुष्ट करने के लिए -2 चाहिए, तो 2 क्लोरीन बाहर है। तो इस प्रकार ये एक संकुल बना जिसमें 5 जल के अणु कोबाल्ट के साथ उप सहसंयोजी बंध बनाकर के जुड़े हुए हैं। अब देखिए, जल के जो अणु हैं किसी लवण में दो प्रकार से व्यवस्थित हो सकते हैं, या तो सीधे उप सहसंयोजी बंध बनाकर जुड़े हो लिगेंड के रूप में, या फिर जो क्रिस्टल जालक संरचना होती है उसमें अंतराकाशी रिक्तियां होती हैं। उन अंतराकाशी रिक्तियों में भी जल के अणु समा सकते हैं, जिसको हम क्रिस्टलन जल कहते हैं। तो लिगेंड के रूप में भी वो उपस्थित हो सकता है और क्रिस्टलन जल के रूप में भी उपस्थित हो सकता है। तो इसका जो समावयवी है दूसरा, उसमें कोबाल्ट की 4 उप सहसंयोजन संख्या जल के अणुओं से संतुष्ट है और 2 उप सहसंयोजन संख्या
क्लोरीन से संतुष्ट है। और इस प्रकार जो संकुल आयन है इसके ऊपर आवेश आएगा +1 और इसको संतुष्ट करने के लिए -1 वाला क्लोराइड आयन जुड़ा है उसके साथ। और साथ ही एक जल का अणु क्रिस्टलन जल के रूप में उपस्थित है, जिसको हमने बाहर लिखा है, उप सहसंयोजी मंडल के बाहर लिखा है। तो यहां भी रस समीकरण मिति समान है, लेकिन जल के अणुओं की व्यवस्था उप सहसंयोजी मंडल के भीतर और बाहर भिन्न भिन्न प्रकार से है। तो जब ऐसा होता है तो जो समावयवता उत्पन्न होती है उसको हम हाइड्रेट समावयवता कहते हैं। अगला है बंध या लिंकेज समावयवता। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि लिगैंडों में ही समावयवता पाई जाती है। जैसे हम दो लिगैंड देखते हैं, नाइट्रो, सूत्र है NO2, दूसरा है नाइट्राइटो, सूत्र है ONO। अब इन दोनों में दाता परमाणु बदल गए। दोनों में देखिए, नाइट्रोजन एक है, ऑक्सीजन दो है, लेकिन नाइट्रो में दाता परमाणु नाइट्रोजन है और नाइट्राइटो में दाता परमाणु ऑक्सीजन है, जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म देकर केंद्रीय धातु आयन के साथ उप सहसंयोजी बंध बनाएगा। तो जब यौगिक में कोई ऐसा लिगैंड उपस्थित हो जिसमें दाता परमाणुओं की स्थिति बदल जाए, तो जो समावयवता उत्पन्न होती है उसको हम कहते हैं बंध या लिंकेज समावयवता। चलिए इसको भी एक उदाहरण से देखते हैं। जैसे कोबाल्ट का ही हम लेते हैं उदाहरण। कोबाल्ट उप सहसंयोजन संख्या 6 5 NH3 से संतुष्ट है और एक NO2 समूह से संतुष्ट है। और इस प्रकार जो संकुल आयन बनेगा उस पर +2 आवेश आएगा और उसको संतुष्ट करने के लिए बाहर सल्फेट है जिस पर -2 आवेश होता है। तो इस प्रकार ये जो संकुल है CONH3 NO2, ये स्क्वायर ब्रैकेट में और बाहर SO4, इसका जो समावयवी है बिल्कुल सेम है, बस NO2 के जगह ONO आ गया, नाइट्राइटो समूह आ गया। तो पहले में नाइट्रो समूह है और दूसरे में नाइट्राइटो समूह है और बाकी पूरा जो संरचना, पूरा जो यौगिक है बिल्कुल एक जैसा है। तो जब उप सहसंयोजी बंध बनाने वाले लिगैंडों में दाता परमाणुओं में भिन्नता होती है, तब जो समावयवता उत्पन्न होती है उसको हम बंध या लिंकेज समावयवता कहते हैं। और इसको लवण समावयवता भी कहा जाता है, सॉल्ट आइसोमरिज्म भी कहा जाता है। संरचनात्मक समावयवता का जो लास्ट है यह है उप सहसंयोजी समावयवता, कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म। और यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब यौगिक में केटायन और एनायन, धनायन और ऋणायन दोनों ही संकुल आयन हो। सामान्यतः जो संकुल यौगिक होते हैं, अधिकांश यौगिकों में धनायन या ऋणायन में से कोई एक संकुल होता है, लेकिन यह समावयवता तब उत्पन्न होती है जब यौगिक में धनायन और ऋणायन दोनों संकुल हों और एक ही केंद्रीय धातु भिन्न भिन्न लिगैंडों से संतुष्ट हो। उदाहरण देखते हैं। यहां पर कोबाल्ट और क्रोमियम ये दो अलग अलग संकुल आयन बनाते हैं। जैसे कोबाल्ट +3 ऑक्सीकरण अवस्था में यदि इसकी उप सहसंयोजन संख्या अमोनिया से संतुष्ट होती है, NH3 से संतुष्ट होती है, तो उस पर आवेश आएगा +3। दूसरी ओर क्रोमियम यह भी +3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है और 6 उप सहसंयोजन संख्या इसकी भी होती है। अगर इसमें साइनो समूह CN- समूह से अगर संतुष्ट करते हैं तो जो संकुल बनेगा उसके ऊपर आवेश आएगा -3। तो इस प्रकार +3 और -3 एक दूसरे को अगर संतुष्ट करते हैं तो यहां पर जो संकुल यौगिक बन रहा है उसमें धनायन और ऋणायन दोनों ही संकुल आयन है, CONH3 स्क्वायर ब्रैकेट में और फिर दूसरे स्क्वायर ब्रैकेट में क्रोमियम और CN6। अब यदि केंद्रीय धातु आयन के साथ जो लिगैंड जुड़ा हुआ है उसकी स्थिति को बदल दें, क्रोमियम के साथ NH3 को जोड़ दें और कोबाल्ट के साथ CN को जोड़ दें, तो धनायन और ऋणायन बदल जाएंगे। जैसे यहां पर देखिए, कोबाल्ट के साथ जब CN जुड़ेगा तो वो ऋणायन बनाएगा और क्रोमियम के साथ जब NH3 जुड़ेगा तो वो धनायन बना देगा। तो कैटायन में आ जाएगा CrNH3 6
और एनायन में आ जाएगा COCN6। तो इस प्रकार यहां पर धनायन और ऋणायन दोनों ही संकुल आयन हैं, और ऐसी स्थिति में जो समावयवता उत्पन्न होती है उसको हम उप सहसंयोजी समावयवता कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे त्रिविम समावयवता। त्रिविम समावयवता में जो समावयवी होते हैं उनके अणु सूत्र और संरचना सूत्र एक जैसे होते हैं, बस त्रिविम आकाश में विभिन्न परमाणुओं और समूहों की स्थिति भिन्न भिन्न प्रकार से होती है। तो सबसे पहले त्रिविम समावयवता में हम देखेंगे ज्यामितीय समावयवता। हम लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा है ज्यामितीय समावयवता को सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी कहते हैं, सिस ट्रांस समावयवता भी कहा जाता है। तो जब समान समूह एक ओर स्थित होते हैं तो वह सिस कहलाता है, और जब समान समूह विपरीत दिशा में व्यवस्थित होते हैं तो उसको हम ट्रांस कहते हैं। एक उदाहरण से समझते हैं, जैसे प्लेटिनम का एक संकुल है, प्लेटिनम +2 ऑक्सीकरण अवस्था में इसकी उप सहसंयोजन संख्या 4 होती है, और प्लेटिनम का याद रखिएगा कि +4 ऑक्सीकरण अवस्था में उप सहसंयोजन संख्या 6 होती है। तो यहां जो हमने उदाहरण लिया है प्लेटिनम +2 ऑक्सीकरण अवस्था का लिया है, उप सहसंयोजन संख्या 4 है, और इसके साथ 2 NH3 समूह और 2 Cl समूह जुड़े हैं, और इस प्रकार इसकी जो ज्यामिति होती है ये वर्ग समतलीय होती है। तो अब अगर वर्ग समतलीय ज्यामिति की हम बात करें तो प्लेटिनम के चारों तरफ ये जो लिगेंड है इनकी स्थिति 2 प्रकार से संभव है। पहला, जहां NH3 दोनों पड़ोसी हो और Cl भी दोनों पड़ोसी हो। लेकिन दूसरा समूह जो दूसरी संरचना है उसमें देखिए Cl और NH3 समूह पड़ोसी नहीं है, क्रमागत रूप से है। NH3 है, फिर Cl है, फिर NH3 है और फिर Cl है। तो जब समान समूह पड़ोसी होते हैं तब उसको हम सिस समावयवी कहते हैं, और जब पड़ोसी नहीं होते हैं तब उसको हम ट्रांस समावयवी कहते हैं। और अंत में हम लोग देखेंगे प्रकाशिक समावयवता। इसे भी 11th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है। जो प्रकाशिक समावयवी यौगिक होते हैं उनका अणु सूत्र, संरचना सूत्र, भौतिक गुण, रासायनिक गुण सब कुछ एक जैसा होता है, बस समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति उनका जो व्यवहार है वो अलग अलग होता है। अगर एक समावयवी समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को दाहिनी ओर घुमाता है तो दूसरा समावयवी समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को बाईं ओर घुमाता है। तो दाईं ओर घुमाने वाले को हम कहते हैं डेक्स्ट्रो रूप या पॉजिटिव समावयवी, और दूसरी तरफ जो बाईं ओर घुमाता है समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को उसको लीवो रूप या उसको नेगेटिव समावयवी भी हम कहते हैं। और ये जो प्रकाशिक समावयवी है एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं। दर्पण प्रतिबिंब का मतलब है कि वास्तव में जो दाहिने तरफ है दर्पण के अंदर वो हमको बाईं तरफ दिख रहा है, और जो वास्तव में बाईं ओर है वो दर्पण में दाहिनी ओर दिखता है। यदि आप दर्पण के सामने खड़े हैं, आपके टी शर्ट पे अगर कुछ लिखा हुआ है तो आप देखेंगे कि आईने में, दर्पण में वो पूरे लेटर जो हैं उल्टे दिखते हैं। तो इस प्रकार इसको हम कहते हैं दर्पण प्रतिबिंब। तो प्रकाशिक समावयवी एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं, और ये जो स्थिति है असममिति के कारण उत्पन्न होती है। जब केंद्रीय धातु आयन से जुड़े सभी समूह, सभी परमाणु या समूह भिन्न भिन्न हो तो उसको हम कहते हैं असममित, और असममिति के कारण ये स्थिति उत्पन्न होती है। तो इसको भी एक उदाहरण से देखते हैं। आर्सेनिक का एक संकुल है, और आर्सेनिक की उप सहसंयोजन संख्या 4 है, और चारों भिन्न भिन्न समूहों से संतुष्ट है, और इसका जो दर्पण प्रतिबिंब है बिल्कुल संरचना सेम है। फर्क सिर्फ इतना है कि पहली संरचना में जो दाहिनी तरफ दिखाया गया है वो उसमें बाईं तरफ दिख रहा है, और जो बाईं तरफ है पहली संरचना में वो दूसरी संरचना में दाहिनी तरफ है। तो इस प्रकार एक समावयवी समतल ध्रुवित प्रकाश को दाहिनी ओर घुमाएगा और दूसरा समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को बाईं ओर घुमाएगा। तो दाहिनी ओर घुमाने वाले को डी या प्लस समावयवी कहेंगे, और जो बाईं ओर घुमाने वाला है उसको एल या माइनस समावयवी कहते हैं। तो इस प्रकार हमारे सिलेबस में जो समावयवता है, उप सहसंयोजी यौगिकों में समावयवता, वो हम लोगों ने देखा, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रश्न यहां से बनते हैं। वैसे तो एमपी बोर्ड में इस वर्ष
समावयवता को हटा दिया है, लेकिन आप लोग याद रखिएगा कि कई बार ऐसा हुआ है कि बोर्ड कहता तो कि हमने हटा दिया है, लेकिन जब पेपर आता है तो उस पेपर में हमको वो आउट ऑफ सिलेबस की चीजें भी मिल जाती है। तो है तो अपने सिलेबस में, इस साल केवल कोरोना के कारण कुछ पोर्शन हर चैप्टर से माइनस किया गया है, तो इसको भी माइनस किया है। लेकिन यह संभव है कि ये आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न के रूप में या प्रश्न के रूप में आ जाए, तो इसमें कोई अचरज की बात नहीं है। कई बार ऐसा बोर्ड में हुआ है कि बोर्ड ने जो चीज हटाया है वो भी हमसे पूछा गया है। तो इसलिए मेरी सलाह होगी कि समावयवता हर साल के लिए इंपॉर्टेंट है और इसको आप जरूर अच्छे से समझें और इसको याद करें बोर्ड परीक्षा के लिए। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग उप सह संयोजी यौगिकों में आबंधन देखेंगे, बर्नर का उप सह संयोजकता सिद्धांत, संयोजकता बंध सिद्धांत, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना।